तो दोस्तों स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर, एंटरप्रेन्योर। आपका स्वागत करता हूं रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक रियल एस्टेट के बहुत सारे 30 से ज्यादा सीईओज के इंटरव्यू आप हमारे चैनल पे देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कोलकाता में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया है। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी खास पर्सनालिटी से जिनका नाम है राकेश गुप्ता जी। राकेश गुप्ता जी सीईओ है नीलम्स रियल्टर्स एंड डेवलपर्स कोलकाता से। पिछले 19 साल से ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए, जिसके कुछ प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स के मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। DD215 न्यू टाउन, ऑनेस्ट होम्स, गृहस्थ हाउसिंग, वर्मिलियन, और इन्हें बहुत ही अच्छे अवार्ड से भी नवाजा गया है। नीलम रियल्टर एंड डेवलपर इज द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 10th क्वालिटी मार्क अवार्ड 2021 फॉर एक्सीलेंस इन क्वालिटी। तो ऐसे ये ग्रुप की कहानी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आज हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको खुद बताएंगे इस ग्रुप के सीईओ मिस्टर राकेश गुप्ता। वेलकम राकेश जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। तो राकेश जी, चलिए शुरू करते हैं इस रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज को। जैसा कि आप जानते हैं और हमारी ऑडियंस भी जानते हैं कि बहुत सारे प्रैक्टिकल सवाल हम इसमें पूछते हैं जिसके बहुत अच्छे आंसर्स उन्हें मिलते हैं। और मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, जिसमें आप बहुत सारे रिसोर्सेज ना होते हुए भी कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो आपको इस इंटरव्यू से सीखने मिलेगा। तो राकेश जी, सबसे पहला सवाल हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि एक रियल एस्टेट सीईओ की लाइफ स्टोरी कैसी चलती है। मतलब आपने क्या एजुकेशन किया, स्कूलिंग से लेके कॉलेज एजुकेशन तक, और आप कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए, वो जरा डिटेल में हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं जब सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था तब से मुझे इच्छा था कुछ करूं, अपना फैमिली बैकग्राउंड ना लूं, अपने से कुछ करूं। तो बहुत देर सोचा, बिना इन्वेस्ट उस समय मैं चाहता था कि फैमिली से कुछ बैकअप ना लूं, कुछ पैसे ना लूं बिजनेस स्टार्ट या कुछ भी करने के लिए। तो हमने क्या किया, सो सीधा हिसाब लगाया कि बिना पैसे का यदि हम कोई धंधा कर सकते हैं वो है रियल एस्टेट मार्केटिंग। हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया पहले। फिर क्या बात है। पहले हमने पूरा मार्केटिंग किया। करते 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 बहुत एक्सपीरियंस समझा, कैसे बिल्डर लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्लाइंट से समझा क्लाइंट क्या चाहते हैं। वो तब तो मार्केटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया। उसके बाद हमने अपना खुद का प्रोजेक्ट उतारा। अच्छा। उसमें उतारा तो मैं उसमें अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मुझे मार्केटिंग एक्सपीरियंस था। कंस्ट्रक्शन का उस समय थोड़ा कम नॉलेज था, लेकिन फिर भी हमारे जो ग्रुप थे, हमें मैं जिनसे मिलता था सब कोई रियल एस्टेट में थे, सब कोई डेवलपर थे। तो उन्होंने मैं उनसे पूछता था ये कैसे होगा, ये कहाँ से होगा। कुछ हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स से, आर्किटेक्ट फ्रेंड्स से, तो उन लोग से मैंने काफ़ी नॉलेज लिया, प्लस उन लोग ने मुझे हेल्प किया। तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मैंने एक दो करते करते काफ़ी बनाया। तो इस हिसाब से मैंने सबसे पहला फंडा दिया क्वालिटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा। मैंने जब जब जो काम किया उसका पिक्चर लिया, उसका वीडियो लेके रखा, हर एक प्रोजेक्ट का मैं क्या क्वालिटी दे रहा हूँ, किस ब्रांड को दे रहा हूँ। जब क्लाइंट मेरे पास आते थे मैं वो सारे चीज उनको शो करता था। भैया हमने ये क्वालिटी दिया, अब मट्टी के अंदर हमने क्या दिया वो तो कोई समझ नहीं पाएगा, क्लाइंट तो नहीं देख पा रहे हैं ना। मैंने क्या रड दिया हूँ, क्या सरिया दिया हूँ, क्या सीमेंट दिया हूँ, वो तो क्लाइंट नहीं समझ पा रहे। बट मैंने उनको समझाया कि देखिए मैंने ये दिया हूँ, शायद आपको दूसरे बिल्डर ना समझा पाए, बट मेरे पास उस तरह से मैंने समझाया। क्लाइंट बहुत कन्विंस होते थे और धीरे धीरे क्या वही क्लाइंट दूसरे को रेफरेंस देते थे, भाई आप राकेश गुप्ता के पास जाओ, नीलम्स रियल्टर बिल्डर एंड डेवलपर, उनसे प्रॉपर्टी किनो आंख बंद करके। यदि 100 रुपया बेसी मिले तो उनसे ही लो, क्यों, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। हमने इस तरह से अपना फ्यूचर स्टार्ट किया। क्या बात है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये इंटरव्यू आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोलकाता के लोग पहले ही वहां के सबसे बड़े ग्रुप का इंटरव्यू तो देख ही चुके हैं। श्राची ग्रुप का हम ऑलरेडी इंटरव्यू कवर कर चुके हैं, जो कितने सारे प्रोजेक्ट्स आज कोलकाता के आसपास 250 एकड़ की टाउनशिप भी कर रहे हैं। और अब हम कोलकाता की एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेकर आए जिन्होंने मार्केटिंग से शुरुआत की। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सवाल पूछा, कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे लोग बोलते हैं कि सर बिना पैसे के बिल्डर कैसे बने। ये स्टोरी आपके लिए, इस स्टोरी को एंड तक सुनिए, इससे जुड़े रहिए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी बिना पैसे के मार्केटिंग के साथ। पहले देखा कि बिल्डर क्या दे रहे हैं, फिर देखा कि कस्टमर क्या चाहते हैं, और उसका एक तालमेल बिठाया कि जो बिल्डर दे रहे हो और जो कस्टमर चाहते हैं उसमें कभी कभी गैप होती है। उस गैप को आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए, और आज इन्हें कंस्ट्रक्शन एंड बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए अवार्ड भी मिला है। आगे बढ़ते हैं सर, मैं ये पूछना चाहूंगा नीलम्स ग्रुप के बारे में। जो भी लोगों को पता है वो तो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है, पर हम जानना चाहते हैं कि नीलम ग्रुप कैसे शुरू हुआ, कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपके ग्रुप का, वो सब हमें बताइए।
ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया लास्ट 7 to 8 ईयर से। ओके। ठीक है, उसके पहले मैं मार्केटिंग करता था, रियल एस्टेट मार्केट, बिना पैसे का। अच्छा। ठीक है, मैंने अपने मार्केटिंग लाइफ में मैंने घर रेंट भी दिया हूँ, घर को सेल भी किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सेल करता था, मैंने रेंट का भी काम किया हूँ, उसके बाद और सेल दोनों मिला के मैं एक अच्छा अपना पोजीशन बनाया। वहाँ पे काफी मेहनत किया, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, कोई मैं मानता नहीं था समय को, बिना खाए पिए अपने। मेरा फैमिली का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, उनका रेस्टोरेंट है वगैरह सब है, बट मैं उनसे पैसा नहीं लिया, एक पैसा भी। मैं अपना काम स्टार्ट करते करते खूब मेहनत किया, खूब लगन लगाया, क्लाइंट को खूब मतलब अच्छा सर्विस दिया, जिससे मुझे क्या है ना, एक समय के बाद मुझे कोई ऐड भी नहीं देना पड़ता था, सिर्फ रेफरेंस कि भैया इनके पास जाओ, इनका काम अच्छा है, इनसे आपको मिल जाएगा। वहां से करते करते मैंने देखा कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, तो मार्केटिंग में मैं उतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में माथा लगाया, वहां से काफी नॉलेज लिया, उसके बाद करते करते कुछ पूंजी थी, कुछ मैंने बाहर से भी लिया। ठीक है, मैंने हमारे नाम पे मतलब क्लाइंट लोग हमें हेल्प बहुत किए। ठीक है, उसके बाद हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया मैंने, लेकिन मैं न्यू टाउन में ही करता हूँ, न्यू टाउन एक्शन एरिया 1 2 3 में ज्यादातर मेरा प्रोजेक्ट आती है। अच्छा अच्छा। कोलकाता के जो न्यू प्लान सिटी है उसमें मेरा मैक्सिमम प्रोजेक्ट आती है। फिर मैंने जब काम ओके स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट दिया क्वालिटी। जब ओके। मैं अपना बिल्डिंग बना रहा था तो मुझे एक, मैं नाम नहीं शेयर करूंगा, हमारे मित्र वो भी बिल्डर है, उन्हें आके देखा तो बोला पाइलिंग में तुम इतना रुपया खर्चा कर दोगे तो फिर तुम बचाओगे क्या? तो मैंने बोला सर, आपका पेट बड़ा है, मेरा पेट छोटा है, मैं छोटा कमाऊंगा लेकिन आस्ते से कमाऊंगा, लेकिन आदमी को जेन्युइन चीज दूंगा। क्योंकि जो इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है, जो जॉब करते हैं, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जॉब करते हैं वो सारी अपनी जीवन की कमाई उस ईएमआई में देते रहते हैं सारे जीवन। एकदम उनका सही। 20 साल 25 साल का मतलब एक लाइफ कट जाता है, तो वो ईएमआई देते हैं उससे। तो मुझे लगा कि नहीं, उनका तो पैसा का बहुत ज्यादा वैल्यू है, अपना पेट काट के, अपनी जो इंजॉय है उसकी पैसा काट के, सब कुछ काट के वो ईएमआई दे रहा है। सब लोग का वो बजट नहीं है कि भाई मेरा इतना सैलरी है तो इतना हो जाएगा, सबका बहुत ज्यादा, बहुत क्लाइंट का बहुत सैलरी है, लेकिन बहुत क्लाइंट का लिमिटेड सैलरी है। एकदम तो सही। मैं उनको पहले सोचा, तो मैंने वही सोचने के बाद बोला नहीं, जीवन में सब करूंगा बट क्वालिटी से मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इस वजह से मैंने क्वालिटी में बहुत ध्यान दिया हर समय। मैं, मुझे जो मालूम नहीं था, मैं बिना शर्म किए हुए हर एक इंसान से मैं पूछता था, दादा ये कैसे होगा, भाई ये कैसे होगा, ये क्यों होना चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैं छोटा नहीं समझा, क्योंकि सही सीख बात। हमेशा इंसान को लेना चाहिए। तो मैंने उन सब लोगों से पूछा, बहुत जन बोलते थे क्या भाई, हमने हाँ मेरे को पूछना है, जरूरत है मेरे को। तो मैंने इस तरह से नॉलेज लिया, बस उससे मैंने अपना स्टार्ट किया। और आज के दिन में मैं रियल एस्टेट में, मेरी न्यू टाउन में काफी प्रोजेक्ट है, न्यू टाउन के बाहर भी मेरी प्रोजेक्ट है, मैं डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ, मैं जॉइंट वेंचर भी करता हूँ। मिला जुला के सब पब्लिक के आशीर्वाद से, हर एक इंसान के आशीर्वाद से मैं आज अच्छी जगह पे हूँ। ओके ओके ओके। बहुत 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 बढ़िया। और मैं मेरी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू क्यों स्पेशल है, समझिए। 20 साल की इनकी रियल एस्टेट की बिजनेस की जर्नी में पहले 10 से 12 साल इन्होंने मार्केटिंग की, एज एन एजेंट शुरू किया, फिर थोड़ा सा ग्रो किया, एज अ मार्केटिंग एजेंसी इन्होंने काम किया, फिर थोड़ा सा ग्रो किया, और साथ साथ में ये रेंटल का भी काम करते थे। इन्होंने कभी शर्म नहीं की कोई भी काम करने के लिए, ये सीखते गए। फिर जब ये कंस्ट्रक्शन में उतरे तो इन्होंने बहुत सारे बिल्डरों से बहुत सारे सवाल कर करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, और फिर बिल्डर बने। घर से अच्छे होने के बावजूद घर के लोगों की कोई हेल्प नहीं ली, अपने पैसों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, वो भी बिना बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किए। इस बात को ध्यान रखे कि बिना बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किए, एक इनके अंदर जो जुनून था उस वजह से एक अच्छे बिल्डर बन पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, ये आपको कौन इंस्पायर करता था, आपके मेंटर कौन थे, आपके कोच कौन थे, कौन थे वो जिन्होंने आपको इतना इंस्पायर किया ये सब करने के लिए, या किनको आप मानते थे? एक्चुअली हमारे एक मित्र है, मिस्टर प्रसन्न कुमार राय, वो मुझे पहले बोले भाई तुम मार्केटिंग का काम करो, वहां से तुमको पूंजी मिलेगा, तुम तुम्हारा जो जोश है। उसके बाद अच्छा। मैंने काफी दिन किया, फिर हमारी शादी हुई, फिर हमारी वाइफ ने मुझे बहुत इंप्रेशन किया कि हाँ भाई तुम ऐसे करो ऐसे करो, हिम्मत मत हारो, टेंशन मत अच्छा। लो, सब हो जाएगा, आप सही हो। उस वजह से मैं आगे बढ़ता रहा। क्या बात, एक दोस्त और एक वाइफ। हर सफल इंसान के पीछे एक लेडी होती है, तो आपके पीछे आपकी वाइफ है, बहुत अच्छी बात है। आपके दोस्त ने आपको इंस्पायर किया, वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रियल एस्टेट की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी ये बताइए कि क्या लीडरशिप क्वालिटी आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में, या मैं उससे पहले चलो आपसे ये पूछता हूँ कि टोटल कितने लोग आपकी कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं,
कितने लोग मार्केटिंग भी करते हैं एज अ चैनल पार्टनर, कितने वेंडर से आप मटेरियल लेते हैं और कितने लेबर आपके साइड पे काम करते हैं, ये पूरा डिटेल में हमें बताइए। देखिए, मार्केटिंग हमारी बहुत बड़ी टीम है, चेन सिस्टम है, अच्छा उसके हिसाब से होता है। हमारा एक बंदा है, अभी टोटली वो मार्केटिंग देखता है, मैं उसमें अच्छा, ज्यादा माथा नहीं लगाता हूँ, बहुत टोटली वो बढ़िया। बंदा देखता है। और ठीक है। मैं कंस्ट्रक्शन देखता हूँ। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमारे काफी वेंडर्स है, अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो जो मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक बिल्डर लोग का देखता हूँ, कौन उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन बढ़िया काम कर रहा है। मैं घूमता हूँ अभी अच्छा। भी मार्केट में, हर जगह गली अच्छा। गली में घूमता हूँ, मैं अपने एरिया में मैं बिल्डिंग देखता रहता हूँ। मैं ओके। उसमें से पसंद करता हूँ कौन बढ़िया काम कर रहा है। हम लोग देखते थे, ओके। समझ में आया था ये बढ़िया काम कर रहा है, ये कौन जल्दी काम कर रहा है। फिर उस कॉन्ट्रैक्टर का पता लगाते हैं, उसका अच्छा। बैकग्राउंड का पता लगाते हैं कि भाई ये बीच में झुलाएगा तो नहीं। अच्छा। उसके बाद हम उसको बुलाते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई मेरा भी काम है, करोगे? वो तो हम्म। खुशी खुशी बोलता है यस सर करेंगे। तो फिर हम लोग उस तरह से हायर करते हैं, फिर पता करते हैं इलेक्ट्रिक का बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर कौन है। फिर मैं उसी अच्छा। तरह से हम लोग खोजते हैं, पता करते हैं उसके बारे में, वो कितने लोगों के पास काम किया। कि बस आया, हाँ भैया मेरा ये है, कागज कलम दिखाया भाई ये काम, वो नहीं। मैं खुद देखता हूँ। मैं अभी भी मैं गली गली में घूमता हूँ अपने, घूम के हर एक चीज देख के समझ के मैं उन लोग को लेता हूँ। उस ओके। हिसाब से मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर ये सब जितने भी है, मैं इसी तरह से मैं जुगाड़ किया हूँ, अभी भी करता हूँ। क्योंकि एक बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्टर से मेरा काम नहीं, मेरे काफी कॉन्ट्रैक्टर्स है, और एक कॉन्ट्रैक्टर में मैं डिपेंड कभी भी नहीं रहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारा यही कॉन्ट्रैक्टर तो इसी पे डिपेंड हूँ। मैं ओके। हमेशा कॉन्ट्रैक्टर अपने हाथ में 5 6 10 रखता ही हूँ। बहुत कि बढ़िया, वो बहुत अगला बढ़िया। बदमाशी कर रहा है या काम में डिले कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ है, तो मैं उसे स्टॉप करके मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लगा देता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे राकेश जी ये बताइए कि टोटल आपने अभी तक कितने, मतलब 8 साल में कितने प्रोजेक्ट्स और कितने फ्लैट या यूनिट बना चुके हैं आप अभी तक? मैं लगभग 25 बना चुका हूँ। 25 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं आपके? जी, उसमें क्या है, कुछ जॉइंट वेंचर भी है और डेवलपमेंट में, जैसे आपका लैंड है, आपका घर बनाना है, आपका मैं बराबर। सपनों का घर बना के दे दिया हूँ बहुत बढ़िया। बहुत तो ऐसा अगर टोटल यूनिट बनाए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने फ्लैट्स हो गए या कितने हो गए, घर फ्लैट प्लॉट सब मिला के कितने यूनिट्स अभी तक हो गए? यूनिट्स तो काफी हो जाएंगे। यानी एक मतलब एवरेजन 500 से ज्यादा? नहीं, 500 से या- कम। अच्छा, 500 से तो कम। 400 500 के आसपास। आराम से आराम से आराम से। चलिए, तो 400 500 यूनिट्स आपने बनाए, एक इंस्पिरेशनल जर्नी आपने शुरू की। अभी आपका टीम साइज क्या है, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं फुल टाइम? मेरे साथ फुल टाइम 7 लोग हैं हमारे साथ। बहुत बढ़िया। तो अगर आप 7 से 8 आपके पास लोग हैं। करीब करीब 40 50 वेंडर्स होंगे जो आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल और एक बिल्कुल। प्रोजेक्ट पे कम से कम 100 लेबर्स काम करते हैं जब एक 50 फ्लैट का भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है। आराम से आराम तो से। यानी आपकी जर्नी में एक मार्केटिंग एजेंसी से शुरू, एक मार्केटिंग एजेंट से शुरू करके एजेंसी से लेकर रेंटल का काम करते करते आज आप 150 200 300 लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचा है। बिल्कुल। बहुत, ये बहुत काबिल तारीफ है राकेश जी, क्योंकि आप इसे समझिए, हमारे भारत देश में रियल स्टेट एग्रीकल्चर के बाद ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो इतना पावर रखता है कि एक एंटरप्रेन्योर 200 400 500 लोगों तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो उसके लिए मैं सबसे तो पहले बहुत बड़ा आपका धन्यवाद। और अब मैं ये पूछना धन्यवाद। चाहूंगा कि लीडरशिप स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही, क्या लीडरशिप का मंत्र आपने यूज किया इतने दिनों से इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए? तो क्या मैं लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे आपने काम किया? मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता हूँ, गलत चीज नहीं देखता हूँ, ये मेरा मेन है। ओके। आप एकदम स्ट्रेट बोलते हैं, गलत चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, गलत चीज को टॉलरेट भी नहीं करते। और एक बहुत प्यारी लीडरशिप स्ट्रेटजी आपने ये बताई थी कि आप खुद प्रोजेक्ट पे विजिट करके टॉप टीम को ढूंढ के लाते हैं, टॉप इलेक्ट्रीशियन को लाते हैं, टॉप प्लम्बर को लाते हैं, टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाते हैं, और उनसे उनकी काम को देख कर फिर आप काम करवा के अच्छा क्वालिटी प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। हाँ, मैं क्या है, मैं खुद वहां पे रहता हूँ, प्रेजेंट रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉय को देख लिया भाई तुम जाके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं, वो नहीं। मैं खुद ओके। जाता हूँ, खुद समझता हूँ, सुबह शाम दोपहर जब जब टाइम मिलता है मैं उस साइड में जाता ही हूँ। रात को बहुत 1 बजे भी जाता हूँ विजिट करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए दोस्तों, एक असल एंटरप्रेनर का ये हमने आपको जमीन से जुड़ा हुआ चीज बता दी कि अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान रखना, कभी जरूरत पड़ने पर सरप्राइज विजिट रात को भी करते हैं ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, जब आपको कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना होता है तो पहले इन सब स्टेज से गुजरना पड़ता है। आपने वो सब बिल्डरों की कहानी तो देख ली कि जब बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन एक ग्रोइंग स्टोरी कि एक नॉर्मल लेवल से शुरू करके एक बड़ा बिल्डर बने तो क्या क्या करना पड़ सकता है वो आपको यहाँ से जानने मिलेगा, इसलिए एंड तक बने रहिए। आगे बात करते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका लीडरशिप स्ट्रेटेजी के बारे में। एज अ लीडर खुद आप अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, इतना सब काम संभालने के लिए खुद अपने लाइफ में कौन सी प्रैक्टिसेस या स्पेशल हैबिट्स फॉलो करते हैं
आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा है, क्या करते हैं आप खुद के लिए? मैं मेडिटेशन करता हूँ। क्या बात है, तो आप एक मेडिटेशन करते हैं, और कोई चीजें, वॉक, जिम, ये सब पे मॉर्निंग वॉक भी जाता आप? हूँ, सुबह सुबह। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, बट कुछ दिन से थोड़ा काम का प्रेशर है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, और सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जा रहा है। इस लेकिन वजह से मैं मेडिटेशन कुछ नहीं दिन भूलते आप? नहीं, वो मैं जब टाइम मिलता कर लेता हूँ। वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए, कुछ ना कुछ तो फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। एक लीडर, एक चैंपियन को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको कुछ तो ऐसे मॉर्निंग रिचुअल्स मिलेंगे, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, कुछ तो वो फॉलो करते हैं खुद की एनर्जी लेवल को, अपने कूल और काम टेम्परामेंट को बनाए रखने के लिए। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप राकेश जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी टीम को इंस्पायर करने के लिए, टीम को मोटिवेट करने के लिए कैसे कर पाते हैं आप ये सब? देखिए सर, मैंने आपको पहले बताया, जो मैं टीम लाता हूँ बहुत चूजेबल टीम लाता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को लाता हूँ, जो बात को समझे, काम जानते हैं, उनको लाता हूँ, तो उससे मुझे काम करने में बहुत सुविधा होता है, उनका काफी एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें लाता हूँ। प्लस मैं जुगाड़, जिसको मतलब हर एक मटेरियल उनके काम स्टार्ट होने के पहले मैं अपने साइड में पहुंचा देता हूँ, जिससे उनको ये ना बोलना पड़े सर आपका ये मटेरियल नहीं था, इस वजह से मैं डिले किया। इससे मेरा काम बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि आप हायरिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि आपके ऊपर हेडेक कम रहे और आप प्रॉपरली डेलीगेट कर सको चीजों को और वो उसे संभाल सके। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा बताइए कि आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सब चीजों का, क्योंकि रियल एस्टेट पे ना लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, इनका बहुत सारा फर्क पड़ता है। प्लस जैसे कोरोना जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम आ गई, फिर नोटबंदी, फिर रेरा, फिर जीएसटी, इनसे आपने कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया, थोड़ा ये सब बताइए। कोरोना के समय काफी नुकसान हुई, काफी मुझे बैक जाना पड़ा काम से। मैं बहुत कुछ मतलब जो प्लानिंग था वो फेल हो गया, बट फिर भी मैं अपना हिम्मत नहीं हारा। ठीक है। और हमारी क्या है, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं काम स्टार्ट करने से पहले बिक जाती है, बुकिंग आ जाती है राइट। नाम के लिए, कि बंदा अच्छा चीज देता है, अच्छा क्वालिटी देता है, बुकिंग हो जाती है। उन्होंने भी अपना पेमेंट देना थोड़ा स्लो कर दिया। ये सब लेके काफी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी जैसे भी करके कर ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया, करना बहुत पड़ रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रेरा वगैरह वहां पर कोई आपको इम्पैक्ट, मतलब रेरा के नहीं रूल नहीं, वगैरह का भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा है, रहना बहुत चाहिए। अच्छी चीज है। चलिए, रेरा रहना से चाहिए। बहुत फायदा भी हुआ। तो दोस्तों जी मैं जी। आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। आपने देखा कि हमने स्मॉल स्केल, मिड स्केल, लार्ज स्केल और ह्यूज स्केल के भी बिल्डरों के इंटरव्यू आपके सामने शो किए। आपने देखा कि इन प्रॉब्लम्स का सब पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा, बेस्ड ऑन देयर लोकेलिटी, बेस्ड ऑन देयर जोग्राफिकल कंडीशन, बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर एंड बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट। तो ये इंटरव्यू इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप किस एरिया में, किस रीजन में, किस ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं, उस पे आने वाले लोकल इशू हो, रूल्स रेगुलेशंस हो, या कोई ग्लोबल इशू, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो भी आपको यहां से बहुत अच्छे से पता चल रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसा माना जाता है कि लाइफ में कभी कभी टर्न अराउंड स्टोरीज आती है, कुछ हम ऐसा सीखते हैं या कुछ ऐसा घटित होता है हमारे साथ जो हमारी जिंदगी बदल देता है। तो बचपन से लेकर अभी तक, या प्रोफेशनल लाइफ, या कॉलेज लाइफ, या एज अ बिल्डर की लाइफ, या मार्केटिंग की लाइफ, कोई ऐसी स्टोरी कभी आपके साथ घटित हुई हो जो होने के बाद आपने एकदम अपना डिसीजन बदल लिया, लाइफ को एक यू टर्न मिल गया, जिससे बहुत कुछ सीखने मिला, ऐसी कोई इंस्पिरेशनल एक स्टोरी, कनेक्टिंग स्टोरी हमें बताइए। मैंने फर्स्ट जो अपना प्रॉपर्टी बनाया ना, जो फर्स्ट हम्म। मैंने अपना काम स्टार्ट किया, वो जॉइंट वेंचर का काम स्टार्ट किया। ओके। तो वो क्लाइंट की जमीन था, उसको मैंने डेवलप किया। वो ओके। क्लाइंट हमारे बहुत क्लोज के थे, बहुत जान पहचान थे, वो हमें थोड़ा अच्छा। ट्रस्ट किए, मैं उनका ट्रस्ट को पूरा किया। वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जब आपने शुरू करना सोचा तब आपका इतना बड़ा कैपिटल नहीं था, आपने जॉइंट वेंचर के लिए किसी को अप्रोच किया, उनको आप पे ट्रस्ट था, उन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया, आपने उस ट्रस्ट को निभाया और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, वो भी प्रॉफिट में रहे, आप भी प्रॉफिट में रहे, और ऐसे आपकी जर्नी शुरू। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं जस्ट पूछना चाहूंगा, क्या आपको बुक्स पढ़ना भी और अच्छा लगता है, मतलब अदर देन स्टडीज कोई और बुक पढ़ी हो आपने जिसने आपकी लाइफ को बदल दिया हो, ऐसी कोई बुक? नहीं, मैं बुक्स थोड़ा कम पढ़ता हूँ शुरू से ही। अच्छा। मैं मूवी थोड़ा देखता हूँ, बट बुक्स वगैरह थोड़ा कम पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं, कोई ऐसी मूवी जिसको देख के आप बहुत इंस्पायर हुए कि और बड़ा काम करना है या बहुत कुछ सीखने मिला, वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। सूर्यवंशम। अच्छा, सूर्यवंशम मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, रियल एस्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करते हैं।
तो अभी तक जो आपने अपनी जर्नी 20 साल की तय की, और एक एजेंट से लेके मार्केटिंग एजेंसी के ओनर से लेके बिल्डर तक की, मार्केटिंग का क्या रोल लगता है आपको रियल एस्टेट के बिजनेस, और आप कैसे करते हैं? मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका Okay. मार्केटिंग अच्छा रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। इसलिए हमने चैनल पार्टनर, लोकल ब्रोकर्स अच्छे अच्छे हैं, प्लस हम लोग कुछ अपना प्रमोशन कराते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन कराते हैं, जिससे आदमी तक पहुंचे। जो हमारे जान पहचान के हैं वो तो पहुंचेगी, बट जो हमें नहीं भी पहचानते, काफी लोग हैं, जरूरी नहीं है सबको ही पहचाने। इस वजह से हम लोग कुछ ऑनलाइन प्रोफेशन भी करते हैं, ऑनलाइन के ऐड भी प्रमोशन करते हैं। एक्टिविटीज चलते हैं, हाँ, बहुत बढ़िया। प्रमोशन तो एक्टिविटी दोस्तों इस करते बात हैं। को ध्यान दीजिए, राकेश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग जो नहीं करेगा वो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, और मार्केटिंग करेंगे तभी लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। नजदीकी लोगों को तो आपका प्रोडक्ट पता होता है, लेकिन बाकी लोगों को बताने के लिए आपको प्रमोशन करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट माना जाता है, एक बैकबोन होता है पूरी इंडस्ट्री का, पूरी कंपनी का। सेल्स का मॉडल आप कैसे रन करते हैं, सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय से बेचते हैं अपने फ्लैट्स, या चैनल पार्टनर से बेचते हैं, या दोनों मिलके एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर का कॉम्बिनेशन, कैसा वर्किंग है? एम्प्लॉय, चैनल पार्टनर सबको लेके चलता हूँ, बहुत दोनों बढ़िया। सबको मिला के। और सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री? तो मैंने नहीं बिकेगा तो कुछ भी नहीं है। आपको बेचना ही है, नहीं बेच पाओगे तो बस जीरो हो आप। बहुत आपको बहुत बेचना बढ़िया। ही है। सेल्स तो मेन है, बेचना ही है। नहीं बेच पाएंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पैसा डंप हो जाएगा, पैसा निकलेगा नहीं प्रोजेक्ट से, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते। चलिए, एक मिड साइज लेवल पे आप अपने ऑपरेशन को अच्छा रखने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं? क्या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज करते हैं अपने ऑपरेशन को और अच्छा करने के लिए? नहीं नहीं, नहीं मैनुअल है। अच्छा, सब मैनुअल है। मैनुअल। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मैनेजमेंट की। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है रियल एस्टेट में, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग, मतलब डायरेक्टर जैसे लोग होते हैं, सीईओ होते हैं, इनके साथ के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, इनका क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है इनका सही सोचना, सही एक्शन लेना, वो बताइए। देखिए सीधा हिसाब, एक लकड़ी लोगे तो आप तोड़ोगे टक्कर टूट जाएगा, 5 ठो मिला के तोड़ने में बहुत तकलीफ होगा, शायद ना भी टूटे। इस वजह से 10 ठो दिमाग लेना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट की भी बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये पूछना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में क्या प्लान है? नीलम्स रियल्टर्स एंड डेवलपर क्या प्लान कर रहा है कोलकाता में, क्या नई चीजें लेकर आ रहे हैं लोगों के? देखिए हम लोग काफी प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हम लोग अपने ठाकुर पुकुर बकरा रोड में एक बड़ी प्रोजेक्ट हम लोग आने वाली है, उसमें काफी बंगलोस है, हाई राइज अच्छा, बिल्डिंग भी रहेगी। 200 ओके, बीघा में वो प्रोजेक्ट है, काफी लोग मिलके उसमें उसमें काफी इन्वेस्टर लोग को मैं लिया हूँ, सबको लेके एक अच्छा, बड़ी प्रोजेक्ट आने वाली है। प्रोसेस में है, बहुत बढ़िया, जमीन एक्विजिशन बहुत हो बढ़िया, गया, हम लोग लैंड एक्विजिशन हो गया है हम लोग का। उसका हम लोग अभी म्यूटेशन है, ये है, अभी जब प्लान सेंक्शन वगैरह हम लोग लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। बधाई हो आपको कि आने वाले समय में आप 200 बीघा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको, और क्या चैलेंजेस दिखते हैं? देखिए हमारे, मैं जिस एरिया में मेनली काम करता हूँ, न्यू टाउन, कोलकाता का जो न्यू टाउन एरिया है, एक्शन एरिया 1, 2, 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये बहुत अच्छा डेवलप करेगा और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा वही कहना था, आपने बहुत अच्छे से बताया कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर मैं भारत की बात करूं तो रियल एस्टेट सेक्टर में वैसे भी, एफोर्डेबल सेक्टर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड बढ़ता ही जा रहा है कोरोना के बाद से। अगर कोई सेक्टर सबसे फास्ट ग्रो हुआ है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है। चलिए, अगर किसी को रियल एस्टेट में सफल होना हो तो सक्सेस मंत्र क्या है रियल एस्टेट में आपके हिसाब से? किन 2-3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वो बताइए। ऑनेस्टी, मेहनत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही लोग को चुनना, सही बिल्डर की वो क्या फ्लैट बेचना, ये सुपर बहुत बड़ा सुपर। इंपॉर्टेंट है। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, रियल एस्टेट में सफल होना है तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है, सही बिल्डर को चूज करना या सही टीम को चूज करना ये भी बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजों को मिलाकर भी एक सक्सेस मंत्र बन सकता है रियल एस्टेट का। अब मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ मार्केटिंग एजेंसी या एज अ एजेंट कोई अपनी लाइफ शुरू करता है तो उन्हें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें अपना चैनल को बढ़ाना चाहिए। चैन सिस्टम जो होता है, चैन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से परिचय, हर एक बिल्डर से परिचय, हर एक ब्रोकर से परिचय, तब वो जो मार्केटिंग करते हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। फिर वो अपना प्रमोशन, मेरे पास ये है, क्लाइंट तक पहुंचे, उसके लिए हर एक रास्ता निकाल, ऑनलाइन आदमी को बोलना, हर एक इंसान को बोलना, ऑनलाइन जैसे भी प्रमोशन हो, वो प्रमोशन पे ध्यान देना पड़ेगा उनको। तो वो मार्केटिंग एजेंट 100% सक्सेसफुल रहेगा वो।
बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच राकेश जी, इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। आखिरी सवाल, जैसा कि ये रियल एस्टेट गेम चेंजर का मिशन है, हम लोग पूरे भारत में ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को हम ट्रेन कर सके, कोच कर सके, ताकि एक ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर का निर्माण हो सके। और आपके जैसे रियल एस्टेट सीईओ से प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लेकर हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। यही है माध्यम, यही है जरिया जिसके लिए हमने रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज को शुरू किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, क्योंकि रियल एस्टेट में हमें ट्रेन लोग नहीं मिलते हैं, ट्रेनिंग एंड कोचिंग का क्या रोल हो सकता है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। और हम एक भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी, एजेंट सबके लिए अलग अलग लेवल के रियल एस्टेट के एक्सक्लूसिव कोर्सेस लेते हैं। तो कोचिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ हम खुद की 15 साल से रियल एस्टेट की कंपनीज भी चला रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के भरोसे हम लोग ये सब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में ट्रेनिंग एंड कोचिंग का रियल एस्टेट में क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। देखिए, हमें तो कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन किसी और को यदि समझाने वाला मिल जाए तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग एबीसीडी नहीं लिखेंगे तो पूरा स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, पूरा वर्ड कैसे लिखेंगे। तो यदि मेरा कोई वेस्ट मेरे को ट्रेंड कर देता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज दे देगा उनको। मार्केटिंग कैसे किया जाता है, भैया बिल्डिंग कैसे बनाया जाता है, हर एक क्षेत्र, रियल एस्टेट क्षेत्र में यदि आप जैसे लोग मिले उन्हें जो नए हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा ये चीज़। 100% वो सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सो मच राकेश जी। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि रियल एस्टेट गेम चेंजर एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो आपके स्टाफ को ट्रेन करने से लेकर कंपनी में सिस्टम बनाने तक, आपके टर्नओवर को बढ़ाने से लेकर कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को रिफ्रेम करने तक आपको तैयार करता है एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट कंपनी खड़ी करने में, जीरो से लेकर आईपीओ तक ले जाने तक के लिए आपको हेल्प करते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर्स के थ्रू। और इसीलिए हम ये किताब लेकर आ रहे हैं कि जिसे पढ़कर भी आप 20 से 50% तक का अपना बिजनेस अपने सिटी में, अपने शहर में, अपने स्टेट में ग्रो कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी ये किताब आने वाली जो मार्केट में आपको मिलेगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो हमारी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश गुप्ता जी का, नीलम रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के एंटायर टीम का, हमारे टीम मेंबर्स का, कितना अच्छा इंटरव्यू वो शेड्यूल कर पाए। आप तक हम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन एक मिड सेगमेंट के बिल्डर की, जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एज एन एजेंट, फिर मार्केटिंग एजेंसी, फिर रेंटल के काम करते करते एक बिल्डर बने और आज एक सक्सेसफुल बिल्डर है। थैंक यू सो मच राकेश जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कोई आखिरी शब्द अगर आप कुछ कहना चाहते? ऑनेस्टी इज मेन। ऑनेस्टी इज द मेन पॉलिसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।